दो एग्जाम्पल देती हूँ, फिर वीडियो के एंड में आप मुझे बताओगे कि इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको अगले 1 हफ्ते तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाऊंगी, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, किसी कंडीशंस की वजह से मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ा पाती या लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो क्या इस सिचुएशन में आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो? नाउ सेकंड सिचुएशन इज कि आपने मान लीजिए ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा, मान लीजिए आपने ईवा का परफ्यूम ऑर्डर करा, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ईवा कंपनी के लोग हैं इनने आपको आपका परफ्यूम नहीं भेजा, ठीक है, इनने पेमेंट आपको एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपको परफ्यूम नहीं भेजा। तो क्या इस सिचुएशन में आप इन कंपनी पे क्लेम कर सकते हो या कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो कि आपको पार्सल अभी रिसीव नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं, फिर वीडियो के एंड में आप मुझे बताना कि इन दोनों में से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये शुरुआत से ही बना हुआ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए काफ़ी सारे स्टेजेस से गुजरना होता है, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, उसके बाद जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो पहले एग्रीमेंट को समझना होगा, एग्रीमेंट को समझना है तो पहले कंसिडरेशन को समझना होगा, और कंसिडरेशन को समझना है तो पहले प्रॉमिस को समझना होगा, और अगर प्रॉमिस को समझना है तो पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझना होगा। तो अब इस लेक्चर के थ्रू इन सारे टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से और एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ऑफर का। तो ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैंने आपके सामने एक ऑफर रखा कि आप क्या ये मेरा पेन 50 रुपये में खरीदोगे। अभी हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मैंने आपको सिर्फ ऑफर करा है कि क्या आप मेरा ये पेन खरीदोगे। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अब अगर आपको ये मेरा पेन खरीदना है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप ये मेरा पेन खरीदना चाहते हो, तो आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे। अभी हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने आपको ऑफर रखा है कि क्या आप मेरा पेन खरीदोगे, और वहां से आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैं आपका पेन खरीदूंगी। तो जब ऑफरर एक ऑफर करता है और उस तरफ से एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। अभी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस है जो फुलफिल करनी होती हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ऑफर किया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, अभी ये जो हुआ है हमारे बीच में सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेज होता है कंसिडरेशन। तो हम कंसिडरेशन समझते हैं कि कंसिडरेशन आखिर होता क्या है। तो देखो, मैंने आपको ऑफर रखा कि क्या आप मेरा ये पेन खरीदोगे, वहाँ से आपने मुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आपका ये पेन खरीदूंगी। अब जो ये पेन है ये आपके लिए कंसिडरेशन हो गया, और इस पेन के बदले आप मुझे जो पैसे दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। देखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक बहुत ही सिंपल रूल है कि जो दो पार्टीज हैं उन दो पार्टीज में से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो बदले में आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ और मेरा नुकसान हो रहा है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो वही कंसिडरेशन होता है कि मैंने जो आपको पेन के लिए ऑफर रखा तो ये पेन आपके लिए कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस प्रॉमिस में आपको पेन मिल रहा है और इस पेन के बदले आप मुझे उसके पैसे दोगे, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हुआ है, अभी ये हमारा सिर्फ एग्रीमेंट बना है। मैंने आपको ऑफर किया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस के बाद आपको पेन मिल रहा था, मुझे इस पेन के बदले पैसे मिल रहे थे, तो ये हमारे बीच में कंसिडरेशन हो गया। एंड जब प्रॉमिस से कंसिडरेशन मिलता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन को फुलफिल करना होता है, वो है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और अगर आप उसे लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर आप उसे कोर्ट में लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब लीगली इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? तो देखो, जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दोनों की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी में आती हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ, जो मैंने भी एक वीडियो लेक्चर में शिवानी मैम से सीखा था, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12th क्लास है और जो एग्रीमेंट है वो 10th क्लास है।
ठीक है। और जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है वो है 11th क्लास। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 12th क्लास में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 11th और 10th पास करके ही 12th में आया। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ज़रूरी है कि वो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मतलब 11th क्लास और 10th क्लास मतलब एग्रीमेंट की प्रोसेस करके ही कॉन्ट्रैक्ट तक आया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 11th और 12th पास करेगा। समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 10th क्लास में है, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए आपको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की जो शर्तें हैं वो पूरी करनी होती हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इलीगल तरीके से बनाया, कोई एग्रीमेंट है जो इलीगल तरीके से बनाया गया है, कुछ भी ऐसी प्रोसेस हो जाती है कि वो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम इस लाइन को समझेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट हो गई हमारी 10th क्लास, मतलब जो 10th क्लास में है जो बच्चा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 11th और 12th पास करेगा। लेकिन जो 12th क्लास में है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ज़रूरी है कि वो 10th और 12th 10th एंड 11th पास करके ही आया है। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की शर्तों को पूरा करके आया है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा है। ठीक है। तो मैंने जो आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको ऑफर रखा कि आप मेरा पेन खरीदोगे, आपने वहाँ से ऑफर एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं आपका पेन खरीदूंगी, हमारे बीच में ये प्रॉमिस हुआ, अब कंसिडरेशन हो गया आपके लिए ये पेन, और मेरे लिए आप जो पेन के बदले मुझे पैसे दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। अब ये हमारा सब हो गया, इसके बाद ये हमारा एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट के बाद जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और पार्टीज कॉम्प्लेंट होनी चाहिए, तो वो सारी शर्तें जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो पूरा कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमारे बीच में पेन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।